लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक पहले टाइम पत्रिका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभाजनकारी बताकर विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया। मोदी जी उस दुल्हन की तरह हैं जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, ताकि मोहल्ले वालों को ये पता चले कि वो काम कर रही है। बस यही हुआ है मोदी सरकार में। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मुद्दे पर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावों के दौरान विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी कि वे रोजगार, नोटबंदी और माल एवं सेवा कर जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गंगा नदी को साफ करने, 2 करोड़ नौकरियां देने और विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने के वादे निभाने में नाकाम रही है। इसी के साथ सिद्धू ने मोदी की तुलना काले अंग्रेज से कर डाली। इंदौर वालों, अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे, इन चोरों से, इन चोर चौकीदारों से इस देश को निजात दिलाओगे। आजादी देने वाली कांग्रेस, ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है। पिछ गए वो नींव में, दीवारों के नीचे गड़े हैं, ये महल अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मोदी केवल झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री और उनका पूरा कुनबा झूठा है। सिद्धू ने अपने चिर परिचित अंदाज में तंज किया, मैंने हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1 और बीवी नंबर 1 जैसी फिल्में देखी थी, लेकिन इन दिनों मोदी की नई फिल्म आ रही है फेंकू नंबर 1। हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, देखे हो, आंटी नंबर 1, कूली नंबर 1। अब मोदी का फिल्म आ रहा है फेंकू नंबर 1। दूसरी ओर सिद्धू के काले अंग्रेज वाले बयान पर बीजेपी के संबित पात्रा ने पलटवार किया। पात्रा ने कहा कि मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, गरीबों के रखवाले हैं। संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धू मोदी जी की तुलना काले अंग्रेज से करते हैं तो क्या सोनिया गांधी हिंदुस्तानी है। 23 मई को चुनाव परिणाम के साथ ही इटालियन रंग पूरा उतर जाएगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक ही वाक्य में सिद्धू जी ने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखाया है कि रेसिस्ट भी है कांग्रेस पार्टी और सेक्सिस्ट भी है कांग्रेस पार्टी। महिलाएं केवल रोटी बनाने के लिए होती है, नई दुल्हन केवल रोटी बनाने के लिए होती है और वो चूड़ी खनकाने के लिए होती है। क्यों? महिलाएं जाके काम नहीं कर सकती, महिलाएं जाके नौकरी नहीं करती हैं क्या? सिद्धू जी और राहुल जी, ये न्यू इंडिया है, ये नव भारत है। इसमें चूड़ी खनका के महिलाएं केवल रोटी नहीं बनाती हैं, महिलाएं हिंदुस्तान को गढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बड़े विकास का विजनर कहा जा सकता है। वे विकास पुरुष तो कहलाए, लेकिन कहीं ना कहीं देश में सद्भावना कायम करने में वे पूरी तरह से नाकाम रहे। टाइम पत्रिका की कवर स्टोरी भी इसी सोच का एक हिस्सा मानी जा सकती है। हालांकि विकास पुरुष के कॉन्सेप्ट की इज्जत करते हुए मैगजीन पर मोदी को सुधारक भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे चुनाव जो देश में हो रहे हैं, मतदान के लिए महज अब 2 चरण बाकी रह गए हैं, एक रविवार को और उसके बाद फिर एक रविवार को, यानी कि 12 और 19 तारीख को। लेकिन ये चरण जैसे जैसे आएंगे वैसे ही लोगों की उत्सुकता यह तो होनी चाहिए कि इस चरण में क्या रहेगा, उसमें कौन दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि तीखे बोल चरम पर हैं और अजीबोगरीब स्थिति के स्टेटमेंट आते हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है, नेताओं को सुनता है, शायद उसके श्रवण शक्ति जो है उसने कभी इस तरह के नहीं सोचा होगा कि इस तरह के अल्फाज सामने आएंगे। अब लेटेस्ट बात करना चाहूंगा मैं आपसे। नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ चला, अब सारा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, ये सारी सीरियल्स तो आपने इंडियन ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा में आपने देखे ही। लेकिन अभी इंदौर में मध्य प्रदेश के नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो कमेंट्स दिए, उसके बाद में बीजेपी और आक्रामक हुई। उन्होंने कहा कि जो आपने मजमून में देखा भी कि नरेंद्र मोदी वैसी दुल्हन है
जो नई नई होती है, चूड़ियां ज्यादा खनकाती है और रोटियां कम बेलती है। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि कुली नंबर 1, बीबी नंबर 1, ये सारी चीजें तो देखी, मोदी जी इस वक्त फेंकू नंबर 1 हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, तीसरा जो एक आरोप लगाया, उन्होंने लगाया कि देश को काले अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहिए। पहले गोरों ने लूटा, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बात को लेकर के कहा है कि इनका इटालियन रंग 23 तारीख को उतर जाएगा, ज्यादा अहंकार में नहीं डूबना चाहिए। खैर चलिए, बात लेकिन टाइम मैगजीन की। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री को पावरफुल जो लोग हैं उनकी सूची में देखे और मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है, लेकिन उसमें एक बात यह कही है कि सद्भावना पैदा करने में, देश में उसे बनाए रखने में प्रधानमंत्री विफल रहे हैं। लेकिन यह भी कहा है कि विदेशों के साथ संबंध बनाने में और रचनात्मक कार्य करने में मोदी काफी आगे रहे। खैर चलिए, क्या क्या इसके मायने हो सकते हैं, चुनाव पे मैगजीन में आना, सारी चीजें, लेकिन बीजेपी ने इसे यह कहा है कि ये महज एक पाकिस्तानी लेखक की करतूत है। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उमेंद्र धादिस साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शीलदा भाई जी भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं और राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस के नेता। सभी का स्वागत है। उमेंद्र जी, जो कुछ चल रहा है, रोज नया मसाला सामने आता है। ये पॉलिटिकल ड्रामा है, ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हैं। किरदार वही हैं, लेकिन रोज एक नया अभिनय तैयार करते हैं। स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती है। रोचक हो रहा है चुनाव, लेकिन रोचक इस मायने में सिर्फ चौराहे की चर्चा, सुबह मॉर्निंग वॉक की चर्चा, मुद्दे, मुझे लगता है कि पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें जनता के मुद्दे गायब है। पहला इलेक्शन 52 में भी हुए, 57 में भी हुए। तो लोग कहते हैं कि आजादी के बाद में कैसे विकास होगा, गांवों में कैसे बिजली पहुंचेगी, सड़कों का क्या होगा, जो गरीबी अंग्रेजों ने दे दी उसका क्या होगा, ये सब चीजें चर्चा में आई थी उस वक्त। पार्टी कोई भी हो, मैंने 57 के चुनाव का कुछ पढ़ा, मैंने कुछ पुराने आर्टिकल्स लोगों के, तो उसमें लिखा हुआ था कि पार्टियां बहुत सारी थी, कांग्रेस का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुद्दे सारे वही। उस दौर में भी गांव में सड़कें कैसे पहुंचेंगी, हम तरक्की कैसे कर सकते हैं, उद्योग धंधे कैसे आएंगे, क्योंकि पानी का उस वक्त कोई ऐसा वो नहीं था कि पानी की कोई किल्लत हो क्या हो, कोई ऐसा नहीं था। पानी, नदियां बहती थी उस जमाने में खूब, तो कोई फर्क नहीं था। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा है कि बेशक आईटी के युग में चुनाव लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया का बेजा इसमें उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि दिशाहीन चुनाव कह सकते हैं इसे। बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस चुनाव में हमने देखा है कि जो ज्यादा बढ़िया ढंग से और तेज आवाज में गाली निकाल सकता है, उसे जनता, मैं ये नहीं कह सकता लाइक कर रही है या डिसलाइक कर रही है, लेकिन वो चर्चा में है। अब इस समय देखिए, कई दफा ऐसी स्थिति बनती है कि पार्टी के बड़े नेताओं को उन अपने कार्यकर्ताओं के बयानों पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। कल सैम पित्रोदा जी ने जो बात कही, राहुल गांधी जी ने उनसे क्षमा याचना करने के लिए कहा, यह अच्छा संकेत है। पहले भी राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता को इस बात के लिए निलंबित किया था, उन्होंने कि मोदी जी के बारे में अपशब्द कहे थे। यदि ये बातें चलेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए। एक बात कहना चाहूंगा, आप वरिष्ठ पत्रकार, मुझे एक चीज जरूर बताइए, लेकिन कोई दूसरा तो अगर कुछ भी कह रहा है, सैम पित्रोदा ने कुछ कहा या मणिशंकर अय्यर ने कुछ कहा या कोई दूसरा नेता ने किसी कहा, सीपी जोशी ने उस वक्त, अगर उस पूरे स्पीच को सुनो तो सीपी जोशी ने गलत नहीं कहा था। मैंने पूरा सुना, मेरे को भी लगा कि सीपी जोशी जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, लेकिन राहुल गांधी जी यह मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें इस तरह के अल्फाज पसंद नहीं है, लेकिन खुद भी तो स्टेज से 5 बार चौकीदार चोर बोलते हैं। वो बात सही है आपकी, बिल्कुल ठीक है कि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई है। मैंने आज उनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें भी वो बीच बीच में ये कह रहे थे कि चौकीदार, तो पब्लिक चिल्लाती चोर है। यानी हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि दोनों तरफ से उधर से भी कहा जाता है कि मेरा एक काम बाकी रह गया, अब चुराते हैं मोदी सरकार, तो दोनों ही तरफ से मैनेज है सारा। अब आप देखिए, सैम पित्रोदा जी ने कहा कि मैं हिंदी नहीं जानता हूं, इसलिए मुझसे गलती हुई। एक इतना बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति ये कहे कि भाषा की उसके सामने समस्या हो, मैं मानता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सी भाषा ऐसी है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम सोच समझ के बोलेंगे इसका अर्थ क्या, अनर्थ क्या निकलेगा। ऐसे ही बात आती है। अब वैचारिक व्यक्ति न भाजपा में है न कांग्रेस में है। जो जगदंबिका पाल कल्याण सिंह जी की सरकार को हटा के एक दिन का मुख्यमंत्री बन जाता है, वो आज भाजपा की नीति निर्धारकों में से एक है। अब ऐसे लोगों से आप इसका विरोध किया गया बहुत जबरदस्त। अब आप ऐसे लोगों से उम्मीद लगाए
कि ये अच्छे शब्द बोलेंगे या अच्छे विचारों को लेकर चलेंगे, मुझे लगता है कि असंभव है। कांग्रेस भी ऐसे लोगों को देखती है कि कौन भाजपा में से निकला हुआ असंतुष्ट है, जिसे हम कहते हैं कि जिनको भाजपा ने यूज किया और जिनको डस्टबिन में डाला, आज वो उनके नेता बन गए। मेरे कांग्रेसी साथी शायद इस बात को मानते हुए कि इस समय सिद्धू की बात आती है, सिद्धू बहुत बड़े उनके लिए एक हीरो है। और जब कोई व्यक्ति नाराज होकर किसी दल में जाता है तो बहुत सी बातें कहता है, आवेश में आके या भावावेश में आके। अब आप देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत सी बातें बोलेंगे, सिद्धू भी बोलेंगे, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि काले अंग्रेजों, तो हम ये देखना चाहेंगे काले अंग्रेजों की श्रेणी में तो समस्त भारतीय आ गए। हम समूचे लोगों को नहीं ले सकते, केवल ये कहना चाहिए केवल काले अंग्रेजों की श्रेणी में भाजपा के लोग हैं। ये कहा है तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो काले अंग्रेजों की तरह उन काले अंग्रेजों में से एक समय आप भी रहे हैं, आप भी उन्हीं में से निकले हुए हैं। व्यक्ति का उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिजाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि भाषा का संयम होना चाहिए, भाषा में मर्यादा होनी चाहिए। मैंने ये देखा है, राजस्थान के चुनाव को मैंने बहुत निकट से देखा है। भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, इन लोगों की यदि युग की बात की जाए, मैंने मोहनलाल जी सुखाड़िया को नहीं देखा, लेकिन मैंने भैरव सिंह शेखावत को देखा है। भाषा का इतना संयम होता था कि अपने विरोधियों के लिए भी वो बहुत अच्छे ढंग से शब्दों का उपयोग लेते हैं। सदन में भी बड़ी गर्मा गर्मी के बीच में मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा शायद कोई उनके मुंह से शब्द नहीं निकला होगा जिसको सदन की कार्यवाही से निकालना पड़े। आज क्या है, हंगामा, मार्शल बुलाने वाली स्थिति। योगेंद्र जी, आने वाले समय में ये स्थिति आएगी कि आपको भी मार्शल बुलाने पड़ेंगे। कांग्रेस भाजपा में जो ये स्थितियां हो गई है, आपको भी ये डिबेट करने वालों के लिए, बचाव के लिए कुछ न कुछ उपाय रखने पड़ेंगे। नहीं तो ये स्थितियां इतनी बिगड़ गई है कि इनका वैचारिक स्तर इतना समाप्त हो चुका है कि इनके पास विचार नहीं है, इनको बौद्धिक चिंतन होता ही नहीं है, बौद्धिक अभ्यास वर्ग इनके होते ही नहीं है, न कांग्रेस में होते न भाजपा में होते। इनके विचार केवल इनके बताया जाता है कि आक्रामक ढंग से कितने ढंग से आप बोल पाएंगे, उसी व्यक्ति का लक्ष्य। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो दौर चल रहा है, मुझे लगता है कि इसे रोका जाना चाहिए। मुद्दे बहुत हैं हिंदुस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे जो जनता से जुड़े हुए हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, बेशक आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, छीटाकसी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच वाहवाही लूट सकते हो, तो आपके घर के हैं। अगर मैं आज लंबी लंबी डींग हाँकता हूं मेरे ऑफिस के अंदर, तो मेरे अपने लोग हैं, ये तो चले मैं इनका बॉस हूं तो तालियां बजा देंगे, हंस लेंगे कि ठीक है बॉस सही बोल रहे हैं। लेकिन जनता के बीच हकीकत में जानने के लिए हम कितने पानी में जनता के बीच जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपकी 20,000 की, 10,000 की, 15,000 की भीड़ है, वो सारे आपके मतदाता हैं, वो आपके वर्कर हैं। वो आप अगर नहीं आएंगे, भाषण नहीं देंगे, तो भी आपको वोट देंगे। इनके बीच कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज लोग शब्दों का ऑपरेशन करते हैं कि आप क्या शब्द बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जोक की तरह इसे इस्तेमाल कर लेते हैं कि आज कोई कहे कि मोदी ऐसे हैं कि चूड़ियां खनकारने वाली दुल्हन जैसे, या कोई कहे कि बिल्कुल पप्पू की तरह है, कोई कहे कुछ और। तो ये सब चीजें एक शॉर्ट पीरियड के लिए लोग बस उसको एंजॉय करते हैं। बाकी ना आपका कोई उससे मतदाता प्रभावित हो रहा है। आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज दे सकते हो। और मैं अंदर की बात आपको बताना चाहता हूं, अंदर की नहीं है, सब बाहर की बात ही मानिए। आज पार्टियों के वर्कर भी अपने नेताओं के स्पीच से तंग आ चुके हैं। बिल्कुल सही, वो बहुत आजीज आ चुके हैं। वो देखते हैं कि यार क्या बोले जा रहे हैं ये। मुझे नहीं लगता कि कोई इन्हें अप्रिशिएट करता है। खैर चलिए, मैं जाऊंगा अभी शीलदाबाई जी के पास में। शील जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को एक तो काले अंग्रेज कहा है, और दूसरा उन्होंने जो कहा है कि फेंकू नंबर 1 है प्रधानमंत्री, जो उस तरह की हरकत करते हैं कि नवी दुल्हन होती है, उसकी चूड़ियों की आवाज ज्यादा आती है, काम कम करती है। योगेंद्र जी, सिद्धू जी के लिए मैं अगर एक शब्द का प्रयोग करूं, मैं अपनी भाषा में बेपर्दे का लोटा जिसको कहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल उनका कहीं स्टैंड है ही नहीं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो ही जो इनका शैली है, जो बोलने का स्टाइल है, वो कसीदे पढ़ा करते थे। वो नरेंद्र मोदी जी के पैर भी छूते थे, वो और जितने भी नेता हैं उनके पैर छूते थे। जब उनकी दाल यहाँ पर नहीं गली, उनके बड़पोलेपन की वजह से जब पार्टी में भी आवाज उठने लगी, तो वो उन्होंने दूसरा रास्ता तलाशा। वो आप में जाने के भी प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी उनका तालमेल नहीं। वो तो दाल इस वजह से नहीं गली, आपने दाल का प्रेशर कुकर ही बदल दिया। गलती कैसे? नहीं, दाल ही काली है। नहीं, दाल तो वो उसके बाद में वो कांग्रेस में गए। अब आप देखिए जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं,
कभी वो उनके इमरान खान की खातिर, जब पूरा देश मना कर रहा था कि आप मत जाइए, पूरी जनता यहाँ की विरोध कर रही थी, सरकार के मनाही के बावजूद इवन उनके मुख्यमंत्री ने भी उनको मना किया था कि आप ऐसी परिस्थितियों में नहीं जाइए। वो वहां पर गए और वो वहां पर जिस तरह से गले मिले उसकी बहुत निंदा हुई। उसके बाद भी देखिए, इससे बढ़कर बात ये देखिए कि जब अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ था, उस पर भी वो लाश गिरने के जो वहां पर बालाकोट में जो भारतीय सेना ने जो आक्रमण किया था, वहां पर भी वो उंगली उठा रहे थे, वो पाकिस्तान का फेवर ले रहे थे और यहां तक बोले कि उन्होंने जो एटम बम है, जो परमाणु बम है, ईद में चलाने के लिए नहीं रखे हैं। ये कहाँ बोला उन्होंने? ये शब्द बोले उन्होंने, ये मैं बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्ड है। महबूबा ने बोले, नहीं, इन्होंने भी बोला है, इन्होंने भी ये शब्द, इस तरह के शब्द यूज करे, मेरे पास है, ये सिद्धू वहां पर बोले। तो आप देखिए ये कैसे भारतीय नागरिक हैं। दूसरी आपत्ति मुझे ये कह रहे हैं काले अंग्रेज शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? आप काले भारतीय कहिए ना, अंग्रेजों से उसमें तो चक्कर पड़ जाए, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं, वो नहीं कर सकता। सिद्धू दिमाग बहुत लगाते हैं। बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं काले अंग्रेज, तो अंग्रेज का क्या मतलब है? उनका ये बताएंगे ज्यादा डिटेल। तो ये अभी राजेंद्र जी, ये अंग्रेजों से तुलना क्यों की बीजेपी की? आप काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेज तो अंग्रेज ही होते हैं, तो ये क्यों थोड़ा समझ में कम आ रहा है? ये योगेंद्र जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यूनान के महान दार्शनिक हुए सुकरात, उन्होंने कहा था कि किसी शासक के पास अगर अपनी सफलता बताने के लिए कुछ नहीं है तो वो दूसरों में कमियां ढूंढता है, तो इसका मतलब वो अपनी विफलताएं छुपा रहा है। तो ये वही उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भी जो पॉलिटिकल नैरेटिव है या जो डिस्कोर्स है, जो संवाद की शैली है, वो बदल दी है। उसको बदलने का सिर्फ एक ही कारण था कि कोई उनसे उनके कामों पे सवाल नहीं करे। मीडिया से उन्होंने एक दूरी बना रखी है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम डिबेट कर रहे हैं साहब कि फला राजनेता ऐसा बयान देता है, फला ऐसे भाषण देते हैं, लेकिन इसमें आप एक चीज का गौर करेंगे कि इसमें मीडिया की भूमिका भी संदिग्ध है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, तो सब निशाने पे ले रहे हो। मैं निशाने पे नहीं ले रहा हूं, मेरा कहने का वजह है कि ये मीडिया के पसंदीदा किरदार हैं, क्योंकि इनसे सनसनी फैलती है और सनसनी से टीआरपी बनती है और टीआरपी से मीडिया चल रहा है। तो आज की तारीख में जैसे अब सिद्धू जी ने जो बातें कही, कई बातों से हम भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन ज्यादातर बातों में उन्होंने, जैसे हमारी हिंदी के अंदर भाषाई जो लोकोक्तियां, मुहावरे या जो लोक प्रचलन की भाषा के लिए प्रयोग किया, उस प्रयोग के रूप में कहा है। फेकू नंबर अगर कहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, हो सकता है हम उनके शब्दों से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री सच नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, उसको भी इस तरीके से पेश करते हैं कि कल बोला गया झूठ आज सामने आ जाता है। तो ऐसा कंटिन्यूस हो रहा है। विक्रांत की बात हो, आईएनएस विक्रांत की बात हो, चाहे विदेशों की बात हो, चाहे तमाम चीजें हो, आज प्रधानमंत्री का अगर टाइम्स की मैगजीन पे इतना, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है सर कि जहां पे सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सभी भाषाओं के जानने वाले लोग रहते हैं, सभी तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो विभाजन की लकीरें खींची गई समाज के अंदर, देश के अंदर, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के बीच में, मैं सिर्फ धर्म की ही बात नहीं करूंगा, यहाँ पे जातियों की भी बात होती है। कैसे जातियों में ऐसा किया बीजेपी ने? नहीं, जातियों के नाम पे भी, जैसे ओबीसी के अंदर ओबीसी को लड़ाने की कोशिश की, आदिवासियों में आदिवासियों को लड़ाने की कोशिश की, फिर एससी के अंदर भी एससी के लोगों को लड़ाने की कोशिश की, धर्म का स्टेचर लेके आ गए, फिर आपका गाय का इशू लेके आ गए, मंदिर का इशू लेके आ जाते हैं। पाकिस्तान हमारे चुनाव में क्या सिग्निफिकेंस रखता है, आप समझने की कोशिश कीजिए ना कि पाकिस्तान हमारे देश में क्या सिग्निफिकेंस रखता है। और फिर मैं आपको कहता हूं कि अगर बालाकोट हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी अगर सिद्धू नरेंद्र मोदी की दोबारा आने की कामना करते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि मिलीभगत किसकी है? सिद्धू मतलब मोदी जी की और इमरान खान की मिलीभगत लग रही है सामने। तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो ये बना रहे हैं, और मोदी जी तो पूरा का पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे स्पून फीडिंग कर करके मतदाताओं को, या जो ऑडियंस उनके सामने बैठी है भीड़ को, वो स्पून फीडिंग कर करके एक एक शब्द जैसे खाने के साथ अपन जिमाते हैं उसको, उस तरीके से ये शब्द परोस रहे हैं। तो ये तो इसलिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं है ना। 5 साल की चीजें बताइए ना, आप अपना रोजगार की स्थिति बता नहीं पाते, आप काले धन के बारे में कुछ बता नहीं पाते, आप डिबेट करते हैं। राहुल गांधी पूरे देश के अंदर मीडिया के माध्यम से चुनौती दे रहे हैं कि साहब 15 मिनट के लिए मेरे सामने
डिबेट कर लीजिए, आप भ्रष्टाचार पे कर लीजिए, आप काले धन पे कर लीजिए, आप अर्थव्यवस्था पे कर लीजिए, तमाम चीजों पे डिबेट कर लीजिए, रोजगार की स्थिति पे कर लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पे कर लीजिए, सारे नहीं, आप मीडिया से तो आप भाग रहे हो, आप प्रायोजित इंटरव्यू करा रहे हैं, प्रायोजित इंटरव्यू करा रहे हैं, प्रायोजित कभी आपने आप स्वतंत्र बैठिए, आपने विदेशों में आप किन लोगों के साथ में जा रहे हैं? सीआईसी के अंदर आज तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन निजी लोग हैं जो उनकी यात्रा में साथ जाते हैं, जो सरकारी खर्चे पे साथ जाते हैं। अब पिकनिक तो नहीं, स्टाफ कौन सी है? निजी क्षेत्र के आदमी स्टाफ हो गए, अडानी स्टाफ हो गया, अंबानी स्टाफ हो गया, ये क्या बात होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले मीडिया के लोगों को साथ ले जाने का नियम था, अब क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि मीडिया को ले जाओगे तो मीडिया आपकी कल छाप देगा, बोले साहब वहां पे ये बात हुई थी। नहीं, कोई मीडिया नहीं जाता, नहीं ना, कोई मीडिया नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री के साथ में मीडिया जाता है तो योगेंद्र जी बताएंगे हमें, कोई मीडिया जा ही नहीं रहा, ना विदेश में किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा अपना बना रखा है कि उनके किसी उसी क्षेत्र में कोई अतिक्रमण ना करे और वो एक निश्चित दूरी बना के जनता के अंदर वो वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। राहुल गांधी जी यही कहते हैं कि मोदी जी अगर 18 घंटे काम करते हैं, हम उनसे यही पूछते हैं ना, नहीं, जनता, आप प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनता को लाया जाता है, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात कभी नहीं सुनी। योगेंद्र जी आप अच्छी तरह जानते हैं, जनता के मन की बात सुनी तो बताइए। नहीं, गलत बात। प्रधानमंत्री ने जनता के मन की बात सुनी होती, जनता के मन की बात सुनी होती तो 45 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा नहीं होती, नोटबंदी के अंदर 1 करोड़ 10 लाख रोजगार खत्म नहीं होते। प्रधानमंत्री जनता की बात नहीं, वो अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, लेकिन कभी जनता के मन की बात नहीं सुनते। बहन जी आप मानिए इस बात को, ये मेरा आरोप है और ये आरोप साबित होता है। योगेंद्र जी साहब लोटूंगा 1 मिनट लोटूंगा मैं उमेंद्र दादी साहब के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी एक बात मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे काले अंग्रेज शब्द का जो प्रयोग किया मिस्टर सिद्धू ने, या चूड़ियों का प्रयोग किया, नई दुल्हन का प्रयोग किया, कुछ ऐसे ये भी बातों के मास्टर हैं और अपने अंदाज से वो मुद्दे करते हैं। जैसा कि अभी कांग्रेसी साथी ने बताया कि कई दफे बात समझाने के लिए कही जाती है, जिसे कहते हैं जुल्म है। अब यदि जुमले, हाँ, अब जैसे मानिए बात जुमलों का जुल्म है, जुमलों का। अब बात आती है कि यदि मानिए काला धन को लाने की बात होती है, उसमें कहा जाता है यदि ये पैसा आ गया तो 15 लाख सब लोगों को आ जाएंगे, तो वो भी एक जुमला था, वो भी लोगों को समझाने की बात थी। आप उसको मुद्दा बनाते हैं। नंबर 1 एक बात ये भी होती है कि चूड़ियां खनकेगी, क्या होगा? हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए जिससे जनता उनके आकर्षित हो, तालियां बजे। यदि किसी पॉलिटिशियन की सभा में तालियां नहीं बजे, हुटिंग नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। तालियां बजवाने के लिए नए नए शब्दों का प्रचलन किया जाता है। अब बात आती है टाइम मैगजीन की, तो चाइना के अखबारों ने भी लिखा, आज दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसकी निगाह हमारे सब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, यहां के चुनाव पे सबकी निगाह है। चाइना ने कहा कि यहां मोदी की सरकार बनना तय है। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कही, क्या कहा, ये इसके विषय मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने लेकिन छपाया अखबारों। बात यह आती है इसमें इन्होंने उनको कहा विघटनकारी, साथ साथ में भी कहा है कि सुधारवादी भी है, एक विजन लेके चलने वाली बात है। अब क्या है कि हम जिस बात को जिस ढंग से लोगों के सामने पेश करेंगे वो बात सामने आएगी। वैचारिक बात, सबसे बड़ी बात ये आती है कि ना तो मीडिया को कांग्रेस खरीद सकती, ना मीडिया को बीजेपी खरीद सकती। मीडिया ने अपनी बात कही है, मीडिया की वजह से आप लोगों पर लगाम लगी हुई है। यदि मीडिया जिस दिन बिकाऊ मीडिया हो जाएगा, आप लोग क्या लगाम लगाएंगे मीडिया पे? कुछ लगा ही नहीं सकते। मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष है और हिंदुस्तान के मीडिया पे हमें गर्व है, क्योंकि न मीडिया बिकाऊ है, न था, न होगा। हम लोग क्या है, वैचारिक रूप से किसी प्रकार के हो सकता है कि किसी का विचार किसी के साथ मिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोग मीडिया के साथ ही वो भी उच्च महत्वाकांक्षा को लेकर चलते हैं, वो भी सांसद बनना चाहते हैं, वो भी राज्यसभा में जाना चाहते हैं, एक वैचारिक सोच उनका हो सकता है। लेकिन बिकाऊ मीडिया शब्द का प्रयोग यदि भाजपा और कांग्रेस के लोग यदि इस शब्द को लेकर आते हैं तो ये बहुत गलत है, निंदनीय शब्द है। साथ साथ में एक बात ये और कहना चाहूंगा कि इस समय जो भाषा है, जुल्म, ये जो अब शब्द, ये जो इस बात है, अब बात चाहिए। हाँ, अब दिल्ली में गौतम गंभीर पे आरोप लगा है कि उन्होंने आपकी प्रत्याशी के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे बंटवाए, और उन्होंने इसके जवाब में कहा कि यदि ऐसा है तो मुझे फांसी दे दीजिए, ये या मैं संन्यास ले लूंगा। ये आपत्तिजनक पर्चे बंटवाने की परंपरा राजस्थान में भी शुरू हुई। सवाई माधोपुर में भी एक भाजपा की प्रत्याशी के खिलाफ कुछ लोगों ने पर्चे बंटवाए। आपको सब बातें मालूम है, और इस समय ये बातें कहना उचित भी नहीं है क्योंकि चुनावी माहौल है।
तो लेकिन ये सब बातें क्या कई दफे ये होता है किसने बटवाए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है और दोनों ही पार्टियों को ये कहना चाहिए कि हाँ इसकी निंदा होनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। कभी कभी ये स्थितियां बन जाती है कि हम केवल अपने नेताओं को उकसाते हैं कि आप अमुक जगह जाइए, अधिक से अधिक शब्दों का व्यंग बाण बोलिए, या देखिए पहले के राजनीति में ये होता है कि जो व्यक्ति राजनीति में अच्छे कटाक्ष यानी व्यंग्यात्मक ढंग से बोलता है उसको अच्छा नेता माना जाता था। आज नेता उसको माना जाता है जो गाली गलौज की भाषा का उपयोग करता हूं, अब शब्दों का उपयोग करता हूं। आपने अटल जी का युग भी देखा है, आपने अडवाणी जी का युग भी देखा है, आपने भैरव सिंह जी का युग भी देखा है, अनेक नेताओं का युग देखा है। उनके शब्दों की यदि आप देखेंगे तो लोगों को बताया जाता है कि भाषण इस प्रकार का होता है। अशोक गहलोत जी के शब्दों को की भी सराहना की जानी चाहिए। अशोक गहलोत जी ने कभी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इस बार के चुनाव में उन्होंने जो कई नए शब्द गढ़े और वो देश भर में चले, मोदी है तो नामुमकिन है, ये एक देशव्यापी उनका ये नारा चला। अब राजनीति में कई दफे क्या होता है कि शब्दों का नया नया निर्माण होता है, नए नए नारे होते हैं, नए नए शब्दों का होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव तो है, आएगा चला जाएगा, लेकिन मन में खटास पैदा नहीं होना चाहिए, दिल से दिल मिले रहना चाहिए। कम करती है। खैर ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, वो अपने स्तर से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि केवल बस इस वक्त बयानबाजी चल रही है, बयान वीरों की कोई कमी नहीं है। ये एक ऐसी महासमर का एक जंग चल रहा है जिसमें बयानों की कोई कमी नहीं है, मुद्दों से भटकाव है, जनता अपने हित के मुद्दे उसमें ढूंढ रही है कि कहीं कोई मिल जाए। रोज एक नया किरदार के रूप में हमारे नेता सामने आ रहे हैं। अभिनय करने वाले पात्र वही हैं, लेकिन उनके किरदार बदल जाते हैं, उनके वो बदल जाते हैं कि आज हमें एक्टिंग किस रोल में करनी है, यानी कि जैसा प्रदेश वैसे डायलॉग एकदम तैयार है। चलिए मैं वापस से शीलदा भाई जी के पास में जाना चाहूंगा। टाइम मैगजीन को लेकर के बीजेपी ने पिछले समय जब टाइम मैगजीन पे मोदी साहब के लिए एक बड़ा एक कवरेज दिया गया और तब कहा गया था कि देश आगे चल रहा है, विकास के पथ पे बढ़ रहा है, मोदी साहब के लिए काफी कुछ कहा गया था। तब कहा गया था कि दुनिया की सबसे पावरफुल मैगजीन, उसने भी मोदी जी को कवर किया है, तवज्जो दिया है। लेकिन अभी जब ये डाला टाइम मैगजीन ने 2 दिन पहले ही, और उसमें कहा कि सद्भावना बिल्कुल बनाने में कामयाब नहीं रहे और सद्भावना जो है हिंदुस्तान की उसको नुकसान पहुंचा। ये बात अलग है कि वो एक रचनाकार नेता जरूर हैं, लेकिन बीजेपी से खारिज कर रही है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की चाल है ये चुनाव के वक्त इस तरह से करना। देखिए बिल्कुल जिस तरह से 5 चरणों के छठा कल होने वाला है, जिस तरह से जो परिणाम आने की संभावना है, जिस तरह से जो रिपोर्ट आ रही है, उससे साफ पूरे विश्व को ये अंदाजा होने लगा है कि मोदी सरकार अपने दम पर वापस आने वाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी दल है, जो 21 पार्टियां हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी हैं वो बौखलाई हुई है, जिस तरह से मायावती बौखलाई हुई है, अखिलेश हैं, या और जितने भी पार्टी के जो दल हैं जो बौखलाहट है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आती है। क्योंकि विश्व भी कभी नहीं चाहता कि भारत की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था को और भी पंख लगे। भारत लेकिन शील जी एक बात मैं जानना चाहूंगा कि मोदी साहब को जब पावरफुल व्यक्तियों में से बताया गया था तब तो बीजेपी अप्रिशिएट कर रही थी, और आज अगर कुछ अलग लिखा जाता है तो उसको लेकर के कहा जाता है कि ये एक चाल, एक साजिश है। देखिए योगेन जी, जब पहले लिखा गया था तब कोई चुनाव नहीं थे, लेकिन चुनाव के एंड वक्त पर जबकि 2 चरण बाकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है जिसमें नरेंद्र मोदी जी की भी, वाराणसी का भी चुनाव इसमें शामिल है, ऐसे वक्त पर इस तरह की जो इस तरह से जो आना तो अपने आप में एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि आखिर ये पहले भी कर सकते थे, चुनाव से पहले भी दे सकते थे, अब जबकि तो चुनाव चल रहा है, अब इसमें समीक्षा करने की कौन सी बात आ गई। तो ये सीधे सीधे षड्यंत्र की बू है और अपने आप ये क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, जो क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि चुनाव से पहले इस तरह से आना एक बहुत ही, कहना चाहिए कि सोची समझी साजिश के तहत ही ये मुझे लगता है। साजिश है इसके अंदर। राजेंद्र जी, ये एक साजिश का दौर भी हो सकता है। कई बार दोनों तरफ से कहा जाता है कि झूठ बोल रहे हैं, ये साजिश रच रहे हैं। मैगजीन पे जो कुछ किया गया है अब इसमें भी साजिश है ताकि हिंदुस्तान की बढ़ती अर्थव्यवस्था
एक ऐसा नेतृत्व जो विश्व के सामने भारत को मजबूत बना रहा है, तो विदेशी ताकतें नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस तरह से आगे बढ़े। ये बीजेपी का कहना है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बीजेपी का कहना है, क्योंकि दोनों बातें क्या कॉन्ट्राडिक्शन में आती है कि पहले ये कह रहे थे कि साहब विदेशों में कहा जा रहा है कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि विदेश वाले जो भी लोग हैं, चाहे चाइना है चाहे पाकिस्तान है, जो कि हमारे मित्र राष्ट्र नहीं माने जाते हैं, वो हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है, और वो अगर आने की बात करते हैं तो आप सोचिए कि किस तरीके की कमजोर सरकार वो चाहते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा, टाइम मैगजीन के कवर पे ये आज ऐतराज उठा रहे हैं। जब अच्छी बात लिखी गई तब ये राजी हुए थे, खूब प्रसन्न हुए थे। आज ये कह रहे हैं कि इस वक्त उसका आना, अरे भाई इस वक्त क्या, जो चीज आ रही है, क्योंकि चुनाव में अगर कोई चीज प्रभावित कर रही है तो आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो सबसे पुराना लोकतंत्र हमारा अमेरिका है और हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और मैं मतलब मुझे हिंदुस्तान के मीडिया पे भी मुझे कोई शंका नहीं है, कोई सुबह नहीं है, फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर मीडिया स्वतंत्र है और वो बहुत अच्छी बातें लिखता है। टाइम मैगजीन के ऊपर उंगली अगर कोई उठाता है तो वो मेरे ख्याल से सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। टाइम मैगजीन कोई आज की मैगजीन नहीं है। टाइम मैगजीन में 1988 में भी जब राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमें विश्व की मतलब सैन्य महाशक्ति माना था। उस वक्त हम नौसेना में और दूसरे, और राजीव गांधी का वो दौर था जब अमेरिका के अंदर मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर, जबकि वो दौर था जिसमें रशिया और अमेरिका के बीच में पूरा विश्व बटा हुआ था। तो उस वक्त भी उन्होंने परमाणु निशस्त्रीकरण की बात की और उसके अंदर भी उन्होंने हिंदुस्तान के हितों को कहा। फिर भी उन्होंने कहा कि साहब हमारी चिंताएं हैं, हम पाकिस्तान से परेशान है। हालांकि उसकी परमाणु शक्ति की कोई प्रामाणिकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि हमें अपनी शक्ति के लिए परमाणु, यही है ना, आप पहले देते हमें कोई आपत्ति नहीं थी, वो हमने नहीं दिया ना। आप समझिए ना, ये कोई नहीं दे रहा ना। आप षड्यंत्र नहीं है, षड्यंत्र नहीं है। चुनाव से पहले जब 2 चरणों के चुनाव रह गए उसमें आना, तो इसका आप समझिए ना इस चीज को कि यहाँ पे इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है। टाइम मैगजीन पे उंगली अपन उठा नहीं सकते, अपन डिबेट भी कर रहे हैं तो व्यर्थ है, क्योंकि अच्छी चीज लिखे तब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, बुरी चीज लिख दी आप उसको नहीं। अरे ये हम थोड़ी तय करेंगे कि कौन पत्रकार कब लिखेगा, हम तय नहीं कर सकते ना, वो हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो चल रहा है पूरे विश्व में, आज भी हम एक बड़े बाजार के रूप में है, आज हम हथियारों के सबसे बड़े खरीदार के रूप में। विदेशी ताकतें या विदेशी जो विकसित देश हैं जिनके पास हथियारों की तकनीक है, तो वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि साहब वो सेल्समैन के रूप में हमारा आदमी जहां के जाके खड़ा होगा तो वो इसके लिए वो करेंगे हमारी जो। और फिर मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि 1990 में जो मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके दौर में जो आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई। उसके बाद 2004 के अंदर वो दूसरा चरण उनका स्टार्ट हुआ और 2012 तक आते आते वो आर्थिक सुधार जो है वो गलत परिणाम देने लगे। तो वो बदलाव शुरू होना चाहिए था। मोदी जी ने उन्हीं चीजों को आगे रखा, तो आज हम आर्थिक झंझावतों में फंस गए और आज हमारी हालत ये। अब जबकि मोदी जी के पास में पूरी मेजोरिटी थी, लेकिन वो चाहते थे हिंदुस्तान का आर्थिक परिदृश्य बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने आर्थिक परिदृश्य नहीं बदला। आज हम अर्थव्यवस्था के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, आप इस चुनाव के बाद में देखना, हम बहुत सीरियस संकट में हैं। चाहे रिजर्व बैंक की बात हो, चाहे आर्थिक विशेषज्ञों की बात हो, सब लोग हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत ही चिंताजनक बता रहे हैं। जबकि 2009 के अंदर पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तब हम सस्टेन किए। हमने पूरे विश्व को दिखाया कि हमने रोजगार सृजन भी किए, हमने आधारभूत संरचना के प्रोग्राम भी चलाए। आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान का कर्जा 49% बढ़ा पिछले 5 साल में, लेकिन एक भी बड़ी परियोजना हो तो बताइए आप मेरे को। कोई परियोजना नहीं हुई, फिर कहां गई? और इस सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस की पुरानी योजनाएं थी उन योजनाओं के नाम बदले। ये गेम चेंजर सरकार नहीं है, नेम चेंजर सरकार है। 29 योजनाओं के नाम चेंज किए, 29 योजनाओं के सिर्फ नाम चेंज किए, चलाया नहीं, नाम चेंज किया, चलाया नहीं, नाम चेंज किया। तो आप सोचिए कुछ भी, ना तो मोदी जी का कोई विजन है और ना ही कोई मिशन है। वो सिर्फ दुनिया क्या मानती है, दुनिया हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान के लोग जो मानेंगे ना, हिंदुस्तान के लोग जो मानेंगे ना वही होगा। हम यहाँ हिंदुस्तान के लोग वोट दे रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हो? विश्व में क्या हुआ? हमारे पड़ोसी देश हमें कुछ मानते नहीं है,
हमारे पड़ोसी कोई नहीं मानता। आप नेपाल, चाइना, पाकिस्तान के साथ में खड़े हो गए आके क्यों? चीन क्यों दबा? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे मसूद अजहर तो आतंकी था ना, आपने एक आतंकी को आतंकी घोषित करवा के कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे वो शुरुआत कब हुई थी? आपको याद है कब हुई थी शुरुआत? उसकी शुरुआत कब हुई थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 10 साल नहीं, बिल्कुल नहीं। आतंकी को आतंकी घोषित करवा के कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है मैडम। नो, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा, आपको एक विश्लेषक के रूप में है। टाइम मैगजीन पर जब पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी को लेकर के 2 कदम आगे की बात कही गई थी तो काफी बुनाया गया था। अरुण जेटली का मुझे लोकसभा में दिया गया वो स्टेटमेंट भी मुझे अच्छे से याद है, जब उन्होंने कहा था कि ये देश आगे बढ़ रहा है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, हम लोगों को पीछे से बैक बाइटिंग या फिर इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए, देश आगे बढ़ रहा है। टाइम मैगजीन ने भी इसे माना है। लेकिन अभी टाइम मैगजीन ने जो दिया है, मोदी जी के कदमों पे सवाल भी खड़ा किया है, तो अभी से क्या माना जाए? क्या एक साजिश माना जाए? नहीं, इसको मैं साजिश नहीं कह सकता, क्योंकि मीडिया पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। न ये साजिश है, ये उनका खुद का एक विवेक है। उन्होंने क्या किन परिप्रेक्ष्य में लिखा है, ये वो रेगुलर मैगजीन है वो। हाँ, इसके अलावा एक बात देखिए कि 6 देशों ने मोदी जी को सम्मान दिया, चर्चा उसकी भी होनी चाहिए। एक टाइम मैगजीन से बड़ा उसने लिखा है, टाइम मैगजीन ने भी लिखा है कि एक रचनाकार है और विदेश में उन्होंने अपना अब ये देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बात हो या उसके विपक्षी में बात हो। टाइम मैगजीन ने लिखा है, बिल्कुल दोनों ही बातें लिखी है, उनको रचनाकार भी बताया है और उनकी जो कमियां है वो भी बताइए। कमियों को हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हम यदि कहें कि उन्होंने लिख दिया, पाकिस्तान ने लिख दिया, फलाने ने लिख दिया, इसको मैं उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि मीडिया पे प्रश्न उठाना दोनों दलों का काम है। ये कहेंगे कि बहुत अच्छा किया, इन्होंने कहा बहुत अच्छा बुरा किया, ये किया, लेकिन किन परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा है। आज एक बात और माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान का जो मतदाता है वो विदेशी मीडिया से इतना प्रभावित नहीं होता, वो हमारे स्थानीय मीडिया से प्रभावित होता है। वो आपके जन टीवी में क्या चला उससे प्रभावित होता है, वो वाशिंगटन पोस्ट में क्या छपा उससे इतना प्रभावित नहीं होगा। एक जो बड़ी लॉबी है, एक जो उच्च शिक्षित वर्ग है, वो थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। ये बिल्कुल आपने सच्चाई किया। मैं एक छोटा सा 1 मिनट का वक्त मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं कोट करना चाहूंगा। और हमारे लिए बड़ी एक आप लोगों की दुआओं से एक सम्मान की बात थी। विदेशों में बात सही है, हमारी तरह नहीं है कि बिल्कुल पब्लिक का कुछ हो, वहां मीडिया को बहुत तवज्जो देते हैं, वो लोग मीडिया का एनालिसिस करते हैं। आज आप जो डिबेट में जिसमें बैठ रहे हैं, ये बहुत ही एक सम्मान की बात है। रसिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया टूर पे आए थे, तो उन्होंने सिर्फ 2 चैनल चुने थे, एक डीडी और दूसरा जन टीवी। वाई बाकायदा एज ए मिनिस्टर ऑफिशियल टूर पे जन टीवी का विजिट करके गए कि जो सब चीजें चल रही हैं आप लोग कैसे चला रहे हो उसको। उनके साथ एक डेलीगेशन आया पत्रकारों का, वो जन टीवी को विजिट करके गया। सिर्फ एक चैनल चुना था उन्होंने, प्राइवेट चैनल। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे पार्ट को, हमारे मतदाताओं की मानसिकता है, स्थानीय छोटे अखबार या पंपलेट जिनको कहते हैं आप लोग आपकी भाषा में पंपलेट, उन पंपलेट में छपी हुई बात बहुत ही घातक या लाभकारी सिद्ध होती है। मैं ग्रामीण परिवेश का ये पत्रकार हूं, मैंने अपने छोटे से पंपलेट में आपके लिए कुछ लिख दिया ना तो बड़ा प्रभावी होगा। जैसे कि दिल्ली में कह रहे हैं कि पंपलेट में छपवा दिया, उससे मेरी इमेज बिगड़ गई, ये हो गया, ये सब हो गया। यानी एक पंपलेट का कमाल है। ठीक है, एक बड़े लोगों में ही होता है, बड़ी मैगजीनों का प्रभाव है, सब कुछ है। लेकिन साथ साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, ये चुनाव जहां तक मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधन के तहत चुनाव लड़ा है, लेकिन इसमें हिंदुत्व का मुद्दा बनाने की तो कोशिश की, लेकिन परोक्ष रूप से सामने इन्होंने हिंदुत्व वाली कोई बात नहीं की। न आपके गाय का मुद्दा है, न धारा 370 है, न मंदिर है, न कुछ नहीं है। धारा 370 और 33 दोनों है। मैं अपनी बात करूं, नहीं मैनिफेस्टो में, सभाओं में नहीं है, सभाओं में नहीं है। सभाओं में हम क्या कहते हैं, जो बात है, जनता आपसे सवाल, सभाओं में तब की बात चल रहा है, लपड़ थप्पड़ ये वो ये सब चीजें चल रही हैं। आपसे पूछेगी और जनता के प्रति आप वचनबद्ध उसी से है जो आपने घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में जो बात कही है। इनमें इन चीजों का कोई उल्लेख नहीं है। अब आपने क्या है, कई चीज आपने सीखी कि महबूबा के साथ में दोस्ती की, उसका आपको नुकसान हुआ। कांग्रेस को भी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। किसी समय में स्थिति होती थी कि कांग्रेस के खिलाफ महागठबंधन बनते थे, आज स्थिति विपरीत है, भाजपा के खिलाफ गठबंधन बन रहे हैं, यानी स्थितियां बिल्कुल बदल गई।
हिंदुस्तान का मतदाता समय समय के हिसाब से और आवश्यकता के अनुकूल नए प्रयोग किए जाता है, नए नए निर्णय लेता है। जनता पार्टी का जो एक इन्होंने रूप देखा, सब पार्टियां मिलकर बनी, वो भी गठबंधन की सरकार थी, वो उसका एक अच्छा नतीजा नहीं आया। लेकिन पहली बार लंबे समय बाद में भारतीय जनता पार्टी कहूं या एनडीए कहूं, इसने पूर्ण बहुमत की सरकार देने का प्रयास किया है। देश की जनता समझौतावादी सरकारों से परेशान हो चुकी। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में बहुत अच्छे काम हुए होंगे, लेकिन उनपे जो अन्य छोटे छोटे दलों का दबाव था, उसमें वो कई निर्णय नहीं ले पाए। अब आप देखिए, अटल जी की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, उस समय भी उनके सामने कई दलों ने जो नाकों चने उनको चबवाए। वो स्थिति अब देश की जनता नहीं चाहती। देश की जनता चाहती है किसी भी पार्टी को मिले, पूर्ण बहुमत मिले, पूर्ण बहुमत की सरकार बने। बात यह आती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बने। आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल के पास भी इतने अधिक सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे जिससे उनको अकेले के दम पे पूर्ण बहुमत की बात की जाए। 272 सीटें चाहिए। अब 272 सीटें लाने के लिए आपको सभी सीटों पे चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, या चुनाव पूर्व जो समझौते किए जाते हैं उनको जनता मानती है कि ये चुनाव से पहले है। चुनाव के बाद जो समझौते होते हैं, नतीजे आने के बाद, वो केवल सत्ता को प्राप्त करने के समझौते होते हैं और कुर्सी के समझौते होते हैं। ये बिल्कुल। और हमारे यहाँ प्री अलायंस हो चाहे पोस्ट अलायंस हो, ये कुछ संवैधानिक बात। मैं तो योगेंद्र जी इसको ये चाहूंगा, और आप लोग इन सभी दलों को चाहिए कि चुनाव पूर्व समझौते होने चाहिए और उन्हीं को जनता को मानना चाहिए और इसको एक वैधानिक रूप दिया जाना चाहिए। अब क्या है कि चुनाव के बाद आज आप गाली निकाल रहे हैं, कुछ गलौज कर रहे हैं, उसके बाद आप सत्ता पाने के लिए एक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रमुख नेताओं को ऐसे दलों के साथ में बातचीत करने के लिए लगाया है जो चुनाव बाद आ सकते हैं। ऐसे कांग्रेस में भी अशोक जी गहलोत को, अहमद पटेल जी को जिम्मेवारी सौंपी है कि एनडीए से कौन से दल बिछड़ सकते हैं या कौन आ सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के ये तो कह सकते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि टाइम मैगजीन एक साजिश का, इसकी पृष्ठभूमि में साजिश है, तो इसे तो खारिज किया जाना चाहिए। बिल्कुल जी। चलिए शीलधारा जी, आपके पास आना चाहूंगा। साजिश अपने मुताबिक हो सकती है, कहा जा सकता है। मुझे यह नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में अभी जो तस्वीर है, ये प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, प्रतिस्पर्धा खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कम से कम भारत की राजनीति अभी भी किसी तरह की कुछ साजिशें नहीं रची जा रही हैं। कहा जा रहा है जो मन से आ रहा है उसमें कहीं कोई नहीं है, मुंह फट्टू जिसको बोलते हैं, वो हमारी राजनीति का एक स्तर हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई साजिशों के कोई खेल खेले जा रहे हों या उलझाए जा रहे हो, चक्रव्यूह रचे जा रहे हों। नहीं, देखिए, जहां तक मैगजीन की बात है वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो मुझे इसमें षड्यंत्र की बू आती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से भारत की जनता एक स्थायी सरकार